आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे YouTube चैनल पेनिसिया ऑफ इंग्लिश में। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल पेनिसिया ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही फेमस पॉइंट जॉन मिल्टन के विषय। जॉन मिल्टन, अगर शेक्सपियर के बाद किसी की बात की जाए, इन माय पर्सनल ओपिनियन, तो वो है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट अगर दोस्त आप पढ़ेंगे, इतना सबलाइन वर्क है कि दूसरा वर्क जो है मुझे नजर नहीं आता। इतना सबलाइन वर्क जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन was born on 9th of December 1608। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 में कहां होता है दोस्तों? ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में। ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में। तो जॉन मिल्टन का जन्म, he was born on the 9th of December 1608 at Brad Street, London। तो उनका जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में होता है और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674, 8 नवंबर 1674 को कहां हो जाती है दोस्तों? लंदन में हो जाती है। तो देखिए, जॉन मिल्टन, जैसा मैंने बताया कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने के बाद आदमी का खून खौल जाता है। एक बार पढ़ के देखिए दोस्तों, जैसे हिंदी में आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में अगर मिल्टन को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको यह पता पड़ेगा कि कितना सबलाइन वर्क लिखा है मिल्टन। आइए बात करते हैं। तो जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में होता है दोस्तों और इनकी मृत्यु 8 नवंबर 1674 को लंदन में हो जाती है दोस्तों। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। फादर्स नेम वाज ऑल्सो जॉन मिल्टन। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था और इनकी मदर का नाम सारा मिल्टन हुआ करता था। मदर का नाम क्या था दोस्तों? सारा मिल्टन, SARA, सारा मिल्टन। तो इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन और इनकी मदर का नाम सारा मिल्टन था दोस्तों। इसके बाद इनकी स्पाउस देखिए, जॉन मिल्टन ने 3 शादियां की। इनकी 3 वाइफ थी। जॉन मिल्टन की 3 शादियां हुई दोस्तों। तो पहली जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था एलिजाबेथ मिन्सुल, ELIZABETH, एलिजाबेथ मिन्सुल। फर्स्ट वाइफ वाज एलिजाबेथ मिन्सुल और इनकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था
कैथरीन, KATHERINE, कैथरीन वुडकॉक। इनका पूरा नाम था कैथरीन वुडकॉक। और इनकी जो थर्ड वाइफ थी वो थी मैरी पावेल। मैरी पावेल, POWEL। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं इनकी बायोग्राफी को। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में होता है। इनकी मृत्यु 1674 में हो जाती है। इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन ही था। इनकी मदर का नाम सारा मिल्टन था। और इनकी स्पाउसेस फर्स्ट एलिजाबेथ मिंसुल, सेकंड कैथरीन वुडकॉक एंड थर्ड वन मैरी पावेल। तो इस तरह से इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा दोस्तों। जहां तक मिल्टन का सवाल है, मिल्टन को हम शेक्सपियर के बाद अगर किसी भी स्कॉलर को, किसी भी पोइट को अगर हम किसी प्लेस पर रख सकते हैं तो वो नाम आता है दोस्तों जॉन मिल्टन का। मिल्टन शेक्सपियर के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम किसी का नाम लेना चाहें तो वो नाम आएगा दोस्तों मिल्टन का। और जॉन मिल्टन शेक्सपियर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जॉन मिल्टन भी शेक्सपियर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे दोस्तों। और जॉन डन जो मेटाफिजिकल पॉइंट हैं, जॉन डन से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और दांते, DANTE, दांते, इटालियन पॉइंट। तो जॉन मिल्टन was much influenced with Shakespeare, John Donne and Dante. शेक्सपियर एलिजाबेथन पोइट और ड्रामेटिस्ट है। जॉन डन मेटाफिजिकल पॉइंट है, मेटाफिजिकल मूवमेंट के लीडर है। दांते को कौन नहीं जानता? डिवाइना कॉमेडिया, जिसको हम डिवाइन कॉमेडी कहते हैं, वो वर्क दांते का है। इसके बाद बात करते हैं जॉन मिल्टन की एजुकेशन। तो इनकी जो बेसिक एजुकेशन होती है दोस्तों, जिसको हम रूडिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन होती है सेंट पॉल स्कूल से। सेंट पॉल स्कूल, इनकी जो बेसिक एजुकेशन होती है जॉन मिल्टन की, वो होती है सेंट पॉल स्कूल से। और इसके बाद सेंट पॉल स्कूल के बाद ये क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन ले लेते हैं। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। तो बेसिक एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से होती है। इसके बाद जो इनकी एडवांस एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, वो हायर एजुकेशन होती है दोस्तों क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से। और यहां से ये MA की डिग्री लेते हैं। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से दोस्तों MA की डिग्री लेते हैं जॉन मिल्टन। और जब ये क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते थे, चूंकि जॉन मिल्टन was a very handsome boy with an oval face and blondy hair, चूंकि ये बहुत सुंदर लगते थे, इसलिए इन्हें इनके जो फेलो स्टूडेंट्स थे, जो इनके सहपाठी थे, वो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से पुकारते थे। लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज।
लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से इनको पुकारा जाता था दोस्तों। तो बेसिक एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से होती है, हायर एजुकेशन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से होती है, जहां पर ये एमए की डिग्री लेते हैं। और क्राइस्ट कॉलेज में इनका चेहरा, इनकी पर्सनैलिटी, इनके हेयर, इनको देख करके इनके जो फेलो स्टूडेंट्स थे वो इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज के नाम से पुकारते थे। तो यहां तक बात आपकी समझ में आई होगी। इनका जन्म, इनका फैमिली बैकग्राउंड, इनकी मैरिज, इनकी एजुकेशन। इसके बाद मिल्टन पर हम बात करें तो मिल्टन इज नोन as the poetical son of Spenser. Poetical son of Spenser. मिल्टन को स्पेंसर का पोएटिकल सन कहा जाता है। और यह बात जहां तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिमेंबर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ड्राइडन ने बोला था। किसने बोला था? ड्राइडन। तो मिल्टन इज नोन एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। इनको स्पेंसर का पोएटिकल सन बोला जाता है दोस्तों। इसके बाद मिल्टन के विषय में एक कमेंट किया था विलियम ब्लेक ने, इनके पैराडाइज लॉस्ट से संबंधित है। और विलियम ब्लेक ने कहा था मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी, DEVILS, डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, विदाउट नोइंग इट। ये विलियम ब्लेक का कमेंट। विलियम ब्लेक का कमेंट है मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए कि पैराडाइज लॉस्ट जो है मिल्टन का, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसीलिए कोलरिज ने कहा था, मुझे याद आया, कोलरिज ने बोला था मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये बोला था कोलरिज, COLERIDGE, कोलरिज। तो ड्राइडन ने बोला मिल्टन इज नोन एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। इसके बाद दूसरा कमेंट विलियम ब्लेक ने कहा है मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। इसके बाद एक कमेंट कोलरिज का है मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की मैं बात कर रहा था बिगिनिंग में दोस्तों। पैराडाइज लॉस्ट में जो सैटन का कैरेक्टर है, और सैटन इज सपोज टू बी द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो भी सैटन को माना जाता है। तो जो सैटन का कैरेक्टर है दैट इज मिल्टन हिमसेल्फ। वो स्वयं मिल्टन बोल रहे हैं इन द गाइज ऑफ सैटन। सैटन के भेष में कौन बोल रहा है? मिल्टन बोल रहा है। इसीलिए तो कहा था कोलरिज ने मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कि मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट की प्रत्येक लाइन में आपको मिलते हैं। जैसा मैंने बताया था कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, ये ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है। मिल्टन ने स्वयं को डिपिक्ट किया है सैटन के रूप में।
सैटर्न की जो पर्सनैलिटी है वो मिल्टन से मिलती है। इसीलिए तो ये कमेंट किए गए दोस्तों। तो आप भली भांति समझ रहे होंगे मिल्टन को, और मिल्टन एक बहुत ही सबलाइन पॉइंट, और पैराडाइज लॉस्ट का तो दोस्तों कहना ही क्या है। पैराडाइज लॉस्ट का तो कहना ही क्या है। एक कमेंट और है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताऊं कि देयर इज just one character. There is just one character in Paradise Lost. In Paradise Lost, and that is Milton himself. Milton himself in the guise of Satan. In the guise of Satan. जैसा मैं आपको बता रहा था, जैसा कॉलेज ने बोला था कि एवरी लाइन में मिल्टन मिलता है, उससे आगे देखिए, देयर इज जस्ट वन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में केवल एक ही कैरेक्टर है, एंड दैट इज मिल्टन हिमसेल्फ। और वो कौन है कैरेक्टर? मिल्टन है दोस्तों। इन द गाइज ऑफ सैटन, जो सैटन का कैरेक्टर क्रिएट किया है वो मिल्टन का अपना ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, मिल्टन को हम MILTON, मिल्टन को हम बिलेटेड एलिजाबेथन पॉइंट कहते हैं। बिलेटेड एलिजाबेथन, ELIZABETHA, एक बिलेटेड एलिजाबेथन के नाम से जाने। यानी एलिजाबेथ का शासन 1603 में खत्म हुआ और 1608 में इनका बर्थ होता है, इसलिए मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन भी कहते हैं। इनको आप कैवलियर पॉइंट भी मान सकते हैं, और प्यूरिटन तो थे ही थे, और प्यूरिटन भी मान सकते हैं इनको आप। तो बिलेटेड एलिजाबेथन, कैरोलाइन, प्यूरिटन, कई नामों से इनको जाना जाता है। अगर हम एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो एलिजाबेथन पीरियड जाता है दोस्तों, एलिजाबेथन पीरियड जो जाता है दोस्तों वो 1558 से 1603 तक जाता है। और 1608 में मिल्टन का जन्म होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मिल्टन वाज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पॉइंट। He was born just after the death of Queen Elizabeth. She died in 1603. और 1603 से जो 1625 तक का जो पीरियड है दोस्तों, ये क्या है? जैकोबियन पीरियड है। JACOBIAN, जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन जेम्स फर्स्ट के नाम से जैकोबियन पीरियड आता है और 1603 से 1625 तक चलता है। तो जॉन मिल्टन को हम जैकोबियन पॉइंट भी मान सकते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड, 1603 से 1625 तक जो है वो जैकोबियन पीरियड है। जेम्स फर्स्ट का शासन रहता है। जेम्स फर्स्ट जो थे वो स्कॉटलैंड के जेम्स द सिक्स्थ हुआ करते थे, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ही वॉज कॉल्ड टू इंग्लैंड
एंड वाज ascended टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। यानी 1603 में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और 1603 में क्या होता है, स्कॉटलैंड के जो जेम्स सिक्स थे उनको इंग्लैंड बुलाया जाता है और 1603 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर आसीन कर दिया जाता है और इनका शासन 1603 से 1625 तक चलता है, जिसको हम जैकोबियन पीरियड या जैकोबियन एज कहते हैं। तो मिल्टन को हम जैकोबियन पोएट भी कह सकते हैं, एलिजाबेथन जैकोबियन। अब देखिए आगे 1625 में 1625 से जो 1649 तक का शासन है, 1625 में क्या हुआ, चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन हो जाते हैं और 1649 तक इनका शासन रहता है, 1649 तक। इस पीरियड को हम कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज बोलते हैं। कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज। चार्ल्स का मतलब कैरोलाइन से चार्ल्स शब्द निकल के आता है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1558 से 1603 तक का जो पीरियड है वो एलिजाबेथन पीरियड है और 1603 से 1625 तक का जो पीरियड आता है जेम्स फर्स्ट का पीरियड है और 1625 से 1649 तक का जो पीरियड आता है वो चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड है। इसको कैरोलाइन एज भी कहते हैं। तो इसलिए देखिए एलिजाबेथन पीरियड से भी बिलोंग करते हैं, जैकोबियन एज से भी बिलोंग करते हैं, कैरोलाइन एज से भी बिलोंग करते हैं और पीरियड तो है ही। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को डिहेडेड कर दिया जाता है। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट वाज एक्सिक्यूटेड। 1649 में दोस्तों 1625 से 1649 तक चार्ल्स फर्स्ट का शासन रहता है, लेकिन 1649 में क्या होता है, चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो 1649 तक यह कैरोलाइन पीरियड या कैरोलाइन एज है, जिसको हम चार्ल्स फर्स्ट की एज से नाम से जानते हैं। चार्ल्स फर्स्ट 1649 में इनको बिहेडेड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है इसको आप कॉमनवेल्थ पीरियड भी कह सकते हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है यह कॉमनवेल्थ पीरियड है। इस समय गद्दी पर कौन था, 1649 से 1660 तक गद्दी पर रहा क्रॉमवेल, CROMWELL। 1649 से 1660 तक का जो पीरियड है कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसमें शासन किसका था, ओलिवर क्रॉमवेल का शासन था और ओलिवर क्रॉमवेल को एक डिक्टेटर माना जाता है दोस्तों। ओलिवर क्रॉमवेल को एक डिक्टेटर माना जाता है। एट द सेम टाइम यह जो पीरियड है यह हमारा डेमोक्रेटिक पीरियड, इसको हम डेमोक्रेटिक पीरियड भी कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक पीरियड, वैसे तो ये डिक्टेटर था लेकिन फिर भी इस पीरियड को
हम डेमोक्रेटिक पीरियड कह सकते हैं। तो 1649 से 1660 तक का जो पीरियड जाता है दोस्तों, उसे कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। और इस समय गद्दी पर 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, बिहेडेड कर दिया जाता है। और 1649 में क्या होता है दोस्तों, ये क्रॉमवेल, जो ओलिवर क्रॉमवेल है, ये सत्ता में आ जाते हैं। और इस तरह से, एक तरह से कहा जाए तो इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेटिक रूल शुरू हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये डेट्स आपको ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम पॉइंट्स हैं मित्रों, एग्जाम पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो इसकी एज मैंने आपको बताई। तो मिल्टन को हम बिलेटेड एलिजाबेथन भी कह सकते हैं, जैकोबियन पीरियड में भी ये रहे, कैरोलाइन पीरियड में भी रहे, कॉमनवेल्थ में भी रहे, और प्यूरिटन भी माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? प्यूरिटन। अब प्यूरिटन क्या होता है? PURITAN, प्यूरिटन पीरियड। प्यूरिटन पीरियड का मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि प्यूरिटन पीरियड से पहले इंग्लैंड में क्या हुआ करता था कि वहां पर जो पोप का शासन था, पोप को गॉड के बिल्कुल इक्वल माना जाता था, एंड हिज वर्ड्स वर सपोज टू बी द वर्ड्स ऑफ गॉड। पोप के शब्दों को ही ईश्वर के शब्द माना जाता था। लेकिन कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो इसमें रिफॉर्म चाहते थे। प्यूरिटन का मतलब रिफॉर्मर्स से ही है। प्यूरिटन का मतलब ये रिफॉर्मर्स से है। ये रिफॉर्म चाहते थे। किसमें? चर्च में। चर्च में, चर्च में रिफॉर्म हो। चर्च में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। चर्च में जो पोप थे वो धन लोगों से ऐंठने लगे और ऐसा बोलने लगे कि हम आपको मोक्ष प्रदान करते हैं, आपके पापों से आपको रिडेम्पशन दिया जाता है। यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन लोगों को हम प्यूरिटन कहते हैं। प्यूरिटन, अ प्यूरिटन रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द पॉपिस राइट्स और द चर्च राइट्स। चर्च के अधिकार या जो पोप के अधिकार थे, जिन व्यक्तियों ने उसको चैलेंज किया दोस्तों, उनको हम प्यूरिटन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको हम प्यूरिटन्स बोलते हैं, क्योंकि वो चर्च में रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे। वो केवल बाइबल की डॉक्ट्रिन्स में ही विश्वास करते थे। और जहां तक मिल्टन का सवाल है, ही वॉज ऑल्सो अ स्टांच बिलीवर ऑफ बाइबल एंड क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स। वो भी बाइबल और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो इरेगुलरिटीज चर्च अथॉरिटीज में, पोप में आ गई थी, उनके खिलाफ दोस्तों ये एक रिवोल्ट था, जिसको हम प्यूरिटन रिवोल्ट या प्यूरिटनिज्म के नाम से जानते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे ये प्यूरिटनिज्म है। इसके बाद क्या है? प्यूरिटनिज्म अब 1649 में क्या होता है? 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को बिहेडेड कर दिया जाता है।
कत्ल कर दिया जाता है या एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और 1649 से जो 1660 तक का समय है वो मैंने अभी आपको बताया, कॉमनवेल्थ पीरियड। लेकिन इसके खिलाफ जब विद्रोह हुआ, जब रिवोल्ट हुआ, इंग्लैंड के लोगों को यह रूल पसंद नहीं आया क्रॉमवेल का, क्योंकि मैंने बताया क्रॉमवेल एक डिक्टेटर टाइप व्यक्ति हुआ करता था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1660 में जो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड को स्कॉटलैंड से बुलाया गया, स्कॉटलैंड से बुलाया गया दोस्तों, और उनको इंग्लैंड की राजगद्दी पर बिठा दिया गया, रेस्टोर कर दिया गया। तो 1660 का जो पीरियड है, 1660 में क्या होता है? रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, यानी राजाओं का शासन फिर से शुरू हो जाता है। 1649 से 1660 तक तो मैंने बताया आपको डेमोक्रेटिक रूल था, प्रजातांत्रिक शासन हुआ करता था, लेकिन क्रॉमवेल एक डिक्टेटर था, इसलिए लोगों को वो पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या किया, क्रॉमवेल को हटा करके 1660 में चार्ल्स सेकंड को स्कॉटलैंड से बुलाया गया और उन्हें इंग्लैंड की गद्दी पर आसीन कर दिया गया। और इस 1660 से ही रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, रेस्टोरेशन पीरियड को अगर हम बोलेंगे तो वो 1660 है। 1660 का जो पीरियड है दोस्तों, वो रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। आप समझ गए होंगे। तो मिल्टन के समय में कितने पीरियड रहे, कितना शासन उन्होंने देखा। देखिए, बिलेटेड एलिजाबेथन उनको कहते हैं। जेम्स फर्स्ट के टाइम में भी वो रहे, चार्ल्स फर्स्ट के समय में भी वो रहे, इसके बाद कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को देखा और इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड को भी देखा। लेकिन मिल्टन को हम एक स्टांस प्यूरिटन के नाम से जानते हैं। प्यूरिटन जैसे मैंने आपको बताया एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ करता था। क्या था दोस्तों? रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ करता था। और एक कमेंट मुझको और याद आया दोस्तों कि देयर इज नथिंग to read after reading Milton. After reading Milton, यानी मिल्टन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसके बाद पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता। There is nothing to read after reading Milton. तो मिल्टन को पढ़ने के बाद, अगर मिल्टन को पढ़ते हैं तो मिल्टन को पढ़ने के बाद अन्य किसी को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है दोस्तों। तो ये जानकारी मिल्टन के विषय में बहुत सी मैंने आपको बताई। अब मिल्टन के विषय में कुछ और पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। जॉन मिल्टन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोजिशन है, जो एपिक है, उसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। सभी जो स्कॉलर्स हैं, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, वो अच्छी तरह से जानते होंगे पैराडाइज लॉस्ट के विषय में। पैराडाइज लॉस्ट एक इपिकल पोएम है
पैराडाइज लॉस्ट इपिकल पोएम है, इपिकल पोएम है, ग्रांड स्टाइल में लिखी गई है, ग्रांड स्टाइल में लिखी गई, ब्लैक वर्ज में लिखी गई है दोस्तों। ये ध्यान रखिए, पैराडाइज लॉस्ट एक इपिकल पोएम है, ग्रांड स्टाइल में लिखा गया है, ब्लैक वर्स में लिखा गया है। 12 बुक्स हैं इसके अंदर, 12 बुक्स, और इसका हीरो सैटर्न को माना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि सैटर्न कोई और नहीं था, सैटर्न जो था वो मिल्टन का ही एक माउथ पीस था। जो सैटर्न कह रहा था वो कोई अन्य नहीं कह रहा था, वो स्वयं मिल्टन बोल रहे थे। क्योंकि सैटर्न भी रिवोल्ट करता है गॉड के अगेंस्ट, और मिल्टन भी रिवोल्ट करते हैं पेपेसी के विरुद्ध, करते हैं। और प्यूरिटनिज्म, प्यूरिटन का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ रिलीजन, उसमें विश्वास करते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट इपिकल पोएम है, 12 बुक्स में है। पहला एडिशन इसका 10 बुक्स में था, लेकिन सेकेंड एडिशन इसका 12 बुक्स में है। और पैराडाइज लॉस्ट ग्रांड स्टाइल में है, ब्लैक वर्ज में है। इसका हीरो जो है वो सैटर्न है। और पैराडाइज लॉस्ट 1658 में इसको बिगिन किया जाता है, बिगिन होता है 1665 में ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, और 1667 में ये पब्लिश होता है। 1667 में ये पब्लिश होता है। और 1667 में क्या था, इस 1667 में 10 बुक्स में आया है, 10 बुक्स में। 1674 में इसका सेकंड एडिशन आता है, सेकंड एडिशन आता है दोस्तों, और वो क्या है 14 बुक्स में। ध्यान रखें, मस्ट रिमेंबर कि पैराडाइज लॉस्ट 1658 में बिगिन होता है, 1665 में कंप्लीट हो जाता है, 1667 में पब्लिश हो जाता है, और 1667 में ये 10 बुक्स में हुआ करता था। 1674 में इसका सेकंड एडिशन आता है, जिसमें 14 बुक्स होती है। क्या होती है? 14 बुक्स होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, पीएल बुक फर्स्ट में 7, 9, 8 लाइन्स, और पैराडाइज लॉस्ट में कुल टोटल 10,000 टोटल 10,000 लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट की। लेकिन अगर बुक फर्स्ट की बात की जाए तो 798 798 लाइन है। तो पैराडाइज लॉस्ट इनका मास्टरपीस है। और पैराडाइज लॉस्ट को एक बार अगर बुक फर्स्ट को ही पढ़ के देख लीजिए, मैं जितना अप्रिशिएट करूं इस पैराडाइज लॉस्ट को, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फेलिसिटेशंस, टू एक्सप्रेस माई कॉम्प्लीमेंट्स रिगार्डिंग दिस बुक। तो पैराडाइज लॉस्ट इनका मास्टरपीस है, सैटर्न इसका हीरो है, और सैटर्न कोई और नहीं है, मिल्टन ही सैटर्न है, जैसा मैंने कोटेशन में पहले आपको बताया था। 1658 में शुरू होता है पैराडाइज लॉस्ट,
और 1665 में कंप्लीट हो जाता है और 1667 में इसको पब्लिश किया जाता है। 1667 में जब पब्लिश होता है तो 10 बुक्स में, और इसके बाद सेकंड जो पब्लिकेशन आता है 1674 में आता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, 14 बुक्स हैं। बुक 7th और बुक 9th, बुक 7th और बुक इसकी जो 9th है उसको डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से 12 + 2 14 बुक्स में, समझिए। पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक्स में था, लेकिन जब 1674 का एडिशन आता है तो बुक 7th और बुक 9th को डिवाइड कर दिया जाता है और इस तरह से 14 बुक्स में हो जाता है। इसकी कितनी बुक्स हो जाती है? 14 बुक्स। फर्स्ट एडिशन इसका कब आता है? 1667 में। सेकंड एडिशन इसका कब आता है? 1674 में। तो ये पैराडाइज लॉस्ट से संबंधित मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। एग्जैक्ट पॉइंट्स तो और भी हैं, आगे और भी बताऊंगा। अब पैराडाइज लॉस्ट की जो शॉर्टेस्ट बुक है, यानी 14 बुक है, पीएल की जो शॉर्टेस्ट बुक है, शॉर्टेस्ट बुक वो है 7, और लॉन्गेस्ट बुक जो है, लॉन्गेस्ट बुक इसकी है बुक 9th, यानी सबसे छोटी बुक पैराडाइज लॉस्ट की वो बुक नंबर 7th है, और सबसे लॉन्गेस्ट बुक बुक 9th है। और मैंने बताया इन दोनों को डिवाइड करके 2 पार्ट और बना दिए गए थे, जिससे 14 बुक्स हो गई। बुक 9th इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बुक 9th इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें फॉल होता है, फॉल ऑफ एडम एंड ईव, फॉल ऑफ एडम एंड ईव। एडम और ईव का जो फॉल होता है दोस्तों वो बुक 9th में होता है। तो ये मिल्टन से संबंधित मैंने आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड की। मिल्टन एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन का मतलब ही होता है रिफॉर्मेशन, और इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था मार्टिन लूथर, MARTIN, मार्टिन लूथर। उनका नाम था मार्टिन लूथर। प्यूरिटन्स के लीडर थे, प्यूरिटन्स के लीडर थे, और इनका नाम था मार्टिन लूथर। अच्छा, ये जो प्यूरिटन्स हुआ करते थे, प्यूरिटन्स जो हुआ करते थे ये क्या थे? ये रिफॉर्मेशन में विश्वास करते थे, ये सुधारवादी आंदोलन था। चर्च अथॉरिटी, पोप की अथॉरिटी में ये सुधार लाना चाहते थे, क्योंकि वहां करप्शन होने लगा था। चार्ल्स फर्स्ट के जो फॉलोवर्स थे उन्हें हम कैवेलियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कैवेलियर के नाम से जानते हैं, चार्ल्स फर्स्ट के फॉलोवर्स। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि मिल्टन का जो बर्थ है, मिल्टन का जो जन्म है वो 1608 में होता है, और मिल्टन 1652 में क्या होता है, टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं, टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। 1608 में मिल्टन का जन्म हुआ, 1652 में ये ब्लाइंड हो गए,
और 1652 में जब ब्लाइंड हुए तो इनकी एज कितनी थी? 44 ईयर्स। 44 में अगर 8 जोड़ तो 1652 हो जाएंगे। तो 1608 में इनका जन्म हुआ और 1652 में ये टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं एट द एज ऑफ 44। और ब्लाइंड होने का ये कारण क्या था कि मिल्टन बहुत अधिक लेबोरियस थे। मिल्टन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो पढ़ने में ही निकल जाता था। जैसा मिल्टन ने कहीं कहा भी है, I have never ever left my bed before midnight। मैंने कभी भी मिडनाइट से पहले I have never ever left my studies and went to bed before midnight। मिडनाइट से पहले कभी भी मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा और कभी भी मैं अपने बेड पर नहीं गया। तो अत्यधिक स्टडी से, बहुत ज्यादा स्टडी करने से क्या हुआ कि 44 की एज में 1652 में ये क्या हो जाते हैं? टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और 1652 में क्या होता है? 1652 में ही इनकी एक सोनेट आती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1652 में ही इनकी एक सोनेट आती है जिसको हम कहते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्या है दोस्तों? पेट्रार्कन सोनेट है। तो 1608 में जन्म हुआ, 1652 में ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए एट द एज ऑफ 44। और ब्लाइंड होने के बाद क्या है, 1652 में एक इनकी सोनेट आती है जिसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, और ये पेट्रार्कन सोनेट है जिसकी फर्स्ट लाइन When I consider how my life is spent or half of my days, इस तरह this is how the poem begins। इस तरह से ही शुरू होती है When I consider how my life is spent or half of my days। मतलब जब मैं ये विचार करता हूं कि मेरी जवानी से पहले ही क्या हुआ, मैं अंधा हो गया। तो ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट की मैंने आपको बताई, इसकी राइमिंग स्कीम अलग हुआ करती है। ए बी बी ए सी डी ई, इस तरह से इसकी राइमिंग स्कीम हुआ करती है। तो 1652 में क्या हुआ, ब्लाइंड होने के बाद इन्होंने एक सोनेट को कंपोज किया जिसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और ये एक पेट्रार्कन सोनेट है मित्रों, दोस्तों। और पेट्रार्कन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम होता है ए बी बी ए सी डी। वैसे इसको मिक्सचर भी बोला जाता है पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन सोनेट का। लेकिन ऐसे होल अगर देखा जाए तो इसको हम पेट्रार्कन सोनेट ही मानते हैं दोस्तों। तो इसको हम क्या मानते हैं, पेट्रार्कन सोनेट के नाम से हम इसको जानते हैं। जहां तक इनके फर्स्ट कंपोजिशन की बात है तो फर्स्ट कंपोजिशन इनका 1629 में आता है जिसका नाम है ओड ऑन दी
क्राइस्ट नेटिविटी, क्राइस्ट नेटिविटी, NATIVITY। 1629 में फर्स्ट क्रिएशन आता है इनका, जिसको ओड ऑन द क्राइस्ट नेटिविटी के नाम से जानेंगे, और ये क्रिसमस के मौके पर आता है, CHRISTMAS, क्रिसमस के मौके पर आता है। और ये एक ओड है, ओड ऑन द क्राइस्ट नेटिविटी। क्रिसमस के टाइम पर इसको 1629 में ये कंपोज करते हैं, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी द वेरी फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ जॉन मिल्टन। इसी को जॉन मिल्टन का सबसे पहला कंपोजिशन हम मानते हैं दोस्तों। तो ये सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को 1629 में, और ये ओड है। ओड, इसके साथ इसको आप कैरोल भी कह सकते हैं, CAROL। कैरोल क्या होता है? चर्च सॉन्ग होता है, चर्च सॉन्ग होता है। ये क्राइस्ट की प्रेज में गाया जाता है। तो कैरोल, इसको कैरोल भी कह सकते हैं। कैरोल क्या है? चर्च सॉन्ग है। कब गाया जाता है? क्रिसमस के टाइम पे गाया जाता है। क्राइस्ट की प्रेज की जाती है, इसमें क्राइस्ट को मनाया जाता है। तो इस तरह से 1629 में इनका फर्स्ट कंपोजिशन आता है। पैराडाइज लॉस्ट, मैंने बताया ये ग्रैंड स्टाइल में, GRAND, ग्रैंड स्टाइल। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आर्नोल्ड ने कहा है शायद ये ग्रैंड स्टाइल इनको। पैराडाइज लॉस्ट कंपोज ग्रैंड स्टाइल में किया गया है। बहुत ही एक सबलाइम पोएम है। क्या है? बहुत ही एक सबलाइम पोएम है दोस्तों। और ये ब्लैंक वर्स में, किसमें है? ब्लैंक वर्स में। मोस्ट ऑफ द पोइट्री हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स। ज्यादातर पोइट्री को ब्लैंक वर्स में ही कंपोज किया गया है। अब सवाल ये उठता है, ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स होता क्या है? ब्लैंक वर्स में ओनली मीटर, नो राइम। इसमें कोई राइम नहीं होती, केवल मीटर होता है। और मीटर क्या है? आयम्बिक पेंटामीटर, IAMBICPENTAMETER। तो ब्लैंक वर्स का मतलब यह है कि इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती। राइम क्या है? जिसको हम हिंदुस्तानी में कहते हैं लय। तो इसमें राइम नहीं होती है, मीटर होता है, इसलिए इसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ब्लैंक वर्स तो ग्रैंड स्टाइल में है, आर्नोल्ड ने कहा है सबलाइम पोएम है, ब्लैंक वर्स में है। और ब्लैंक वर्स में केवल पेंटामीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो पैराडाइज लॉस्ट के विषय में मैंने इसलिए बात की आपसे कि पैराडाइज लॉस्ट ही इनका, क्या कह सकता हूं मैं, मास्टरपीस है। पैराडाइज लॉस्ट क्या है? मिल्टन का मास्टरपीस, MASTER, मास्टर, PIECE, या इसको मैग्नम ओपस भी कह सकते हैं, MAGNUM, मैग्नम। कितनी देर है?
मैं एकदम ओपस भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने जॉन मिल्टन से संबंधित आज के वीडियो में जॉन मिल्टन से संबंधित कुछ एग्जाम पॉइंट्स आपको बताए। उनके जन्म, उनकी फैमिली, उनका एजुकेशन, उनके बारे में क्रिटिक्स ने जो लिखा है, कई लाइन मैंने आपको बताई। जैसे विलियम ब्लेक ने लिखा, मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी। जैसा कोलरिज ने लिखा, मिल्टन इज देयर इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और यह भी कहा गया कि देयर इज नथिंग टू रीड आफ्टर रीडिंग मिल्टन। यदि आप मिल्टन को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों। तो मिल्टन आफ्टर शेक्सपियर अगर किसी को काउंट किया जाए दोस्तों, तो वो कौन है? वो मिल्टन ही बचते हैं। जैसा कहा किसी ने, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देयर इज जस्ट वन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट एंड दैट इज मिल्टन हिमसेल्फ इन द गाइज ऑफ सैटर्न। पैराडाइज लॉस्ट में कोई बोल रहा है तो वो कौन बोल रहा है? वो मिल्टन स्वयं बोल रहे हैं। जो सैटर्न है वो उनका माउथ पीस है। तो आज का वीडियो तो मैं यही समाप्त करूंगा। इसके बाद में जो दूसरा वीडियो मिल्टन पे डालूंगा उसमें आपको कुछ और एग्जाम पॉइंट्स बताऊंगा। मैं आपको कुछ डेट्स बताऊंगा, आपको कुछ इनके वर्क्स के बारे में बात करूंगा, कुछ पैराडाइज लॉस्ट के बारे में भी बात करूंगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें। एंड आई रिक्वेस्ट यू once again to subscribe my channel। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, आपको सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल पैनेसिया ऑफ इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग।